हेलो एंड वेलकम क्लास 10। मैं हूँ रीना मैम और आप देख रहे हैं बायोलॉजी ज्ञान, मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेने आते हैं तो, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th के पहले बायोलॉजी चैप्टर के, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। देखिए ये जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है ना, ये सिर्फ आपके 10th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ये बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंटल सेक्टर हैं जिनके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी इसी चैप्टर से आते हैं, तो ये वहां भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे और फुल एनसीईआरटी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चैप्टर के हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ वो बच्चे भी इस क्लास से फायदा ले सकते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आने वाले क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स और इसके साथ साथ गवर्नमेंटल सेक्टर के सभी तरीके के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। अच्छा, बोर्ड्स में आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए, कि बायोलॉजी में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं और आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उसके लिए मैं आपको दूंगी बहुत सारे छोटे छोटे से ट्रिक्स और बताऊंगी बहुत सारे टिप्स, जिसकी हेल्प से आप कम टाइम में कम पढ़कर ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बायोलॉजी के अंदर इस चैप्टर से आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। हाउ टू राइट की जो प्रोसेस है वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए देर किए बिना हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हमारा चैप्टर। बेटा लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरे प्लेनेट पर बहुत बड़ी लाइफ है। यानी हम कह सकते हैं कि जो लिविंग बॉडीज हैं वो अलग अलग तरीके की स्पीशीज के इसमें पाई जाती हैं, तो जो कि जीती हैं, मर जाती हैं और हमारे नेचर का दोबारा से हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं, रेस्ट करते हैं, अपनी लाइफ के अंदर मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है और इन प्रोसेसेस के थ्रू ही हमारी लाइफ चलती है, मेंटेन की जाती है, रेगुलेट की जाती है। अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस के अंदर जो लिविंग बींग्स के अंदर पाई जाती हैं, इन प्रोसेसेस के अंदर कुछ लाइफ प्रोसेसेस हम इस चैप्टर के अंदर आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है कि अगर हम अपनी लाइफ के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस को एक साथ चला रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो ये सारी प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं। मैं फिर से आपको समझा देती हूँ कि किसी भी लिविंग बॉडी की लाइफ को चलाने के लिए, उसकी लाइफ को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमें बहुत सारी प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम इंक्लूडेड होते हैं। ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने की वजह से ही हम हमारी बॉडी को मेंटेन रख पाते हैं, रेगुलेट रख पाते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं जो हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, इन्हें ही हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बने होते हैं एक सिंगल सेल से, उनके अंदर बहुत सारी ये जो प्रोसेसेस होती हैं वो सिंगल सेल ही कर रही होती है। यानी कि एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मल्टी सेल्स नहीं है, बहुत सारी सेल्स नहीं है, वो बेचारा एक सिंगल सेल से बना है। टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम भी उसकी बॉडी के अंदर नहीं बने हैं। तो अगर ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस कर रहा है तो उसकी वो सिंगल सेल ही सारी लाइफ प्रोसेसेस के फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी के अंदर वेल डिफाइंड और वेल डेवलप्ड सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जो उसकी बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस को चलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा है हमारा जो मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लाइफ प्रोसेसेस। तो सभी प्रोसेसेस जैसे कि रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी जो प्रोसेसेस होती हैं ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। और क्योंकि ये लिविंग बॉडी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, इसीलिए इन्हें लाइफ प्रोसेस नाम दिया गया है।
यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आने वाली सभी प्रोसेस के नाम विद डायग्राम दिखाए गए हैं, जैसे मेटाबॉलिक सिस्टम हो गया, हमारा रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड न्यूट्रिशन। चलिए, तो हम आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक पर। इस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन। तो बेटा देखो, न्यूट्रिशन को अगर आपको सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में समझना है, बट आपका जो वे है वो साइंटिफिक होना चाहिए, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है वह जो कुछ भी आप खा रहे हैं और उससे आपकी जो बॉडी है वो चल रही है, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे इस प्रोसेस के अंदर हम क्या देखते हैं कि फूड की जो रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है, जब हम उसे लेते हैं, नरिशमेंट करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हम अपनी ग्रोथ को भी यहाँ पर कॉज कर लेते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स, जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट जो कि हमें एनर्जी देते हैं, इनको इनटेक करने का प्रोसेस ही न्यूट्रिशन कहलाता है। अब यहाँ पर दे रखे हैं कि न्यूट्रिशन जो है उसके जो मोड्स होते हैं वो दो टाइप के हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। बेटा देखो, मोड का मतलब होता है लेने का तरीका, यानी कि प्रोसेस। ये तरीका क्या है? अगर आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो न्यूट्रिशन किस तरीके से ले रहे हैं, आपका क्या मोड है, किस वे से ले रहे हैं, आप खुद बना रहे हैं या फिर किसी से बनवा रहे हैं। जैसे घर के अंदर अगर आप एग्जाम्पल देखें तो घर के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके लिए फूड तैयार करने का काम उनकी मम्मी का होता है। तो उनका तरीका क्या है कि मम्मा खाना बना के रख देगी और बस वो जाएंगे और खा लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे नेचर के अंदर भी कुछ लिविंग बॉडीज ऐसी होती हैं जो हमारे लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, और हमारा काम क्या है कि हम बस उनसे वो फूड ले लेते हैं और इनटेक कर लेते हैं। तो इसी के बेसिस पर कि इतनी सारी लिविंग बॉडीज हैं, 1.8 बिलियन से ज्यादा जो स्पीशीज अर्थ पर पाई गई हैं, उसमें प्लांट्स भी आते हैं, हमारे एनिमल्स भी आते हैं। तो ये सारी स्पीशीज जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले रही हैं, तो इसके बेसिस पर कि वो किस तरीके से इस मोड को परफॉर्म कर रही हैं, हमने क्या किया है कि लिविंग बॉडीज को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी कहलाती है बेटा ऑटोट्रॉफिक और दूसरी कैटेगरी कहलाती है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग नोट्स या पीपीटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल मैसेज कर सकते हैं। मैं ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप घर पर रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। बेटा ध्यान रखिए कि आपका जो मोटो है, आपका जो गोल है, वो आपकी पढ़ाई होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं और बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस अटेंड करके पढ़ रहे हैं, तो आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे वो नोट्स हो, पीपीटी प्रेजेंटेशन हो, क्वेरीज के आंसर्स हो, चाहे जो भी हो, आपको जो कुछ चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं। बेटा देखिए, इस फ्लो चार्ट के अंदर सबसे पहले न्यूट्रिशन बताया गया है। न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे हमें एनर्जी मिले, और ये एनर्जी क्या मेंटेन कर रही है, हमारे बॉडी के फंक्शनिंग और इसके साथ साथ बॉडी के बिल्डिंग और रिपेयरिंग स्ट्रक्चर को ये मेंटेन रखने का काम कर रही है। देखो बेटा, जब हम खाना खाते हैं ना, तो वो जो फूड होता है वो हमारी बॉडी के लिए एज अ फ्यूल काम करता है, ईंधन की तरह काम करता है। और जब ये फ्यूल हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है, हमें एनर्जी देता है, वार्मनेस देता है, तो इससे मिलने वाली एनर्जी हमारी बॉडी की उन सभी जगहों पर पहुंच जाती है जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है, जैसे ग्रोथ एंड रिकवरी। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है न्यूट्रिशन के टाइप बता रखे हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ पे होते हैं। बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसे हम डिटेल में आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। नेक्स्ट दे रखा है बेटा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं
और कीमोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटो यानी कि लाइट, ठीक है, तो ये सनलाइट की एनर्जी को यूज करते हैं और अपने फूड सब्सटेंसेस बना लेते हैं। दूसरी तरफ है कीमोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करते हैं और अपनी एनर्जी फॉर्म करते हैं, अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं बाय सम केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर होता है कि ऐसे लिविंग बॉडीज होती हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक करती हैं, बट ये अपना खाना खुद ही सिंथेसाइज नहीं कर सकती। अपने फूड के लिए ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर या ऑटोट्रॉफिक लिविंग बॉडीज के ऊपर ये डिपेंड होती हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की यहाँ पे कैटेगरीज डिवाइड की गई है, सेप्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरा दे रखा है पैरासिटिक एंड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसे भी देख लेते हैं बेटा। सेप्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना बेटा, वो होते हैं हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजिशन करते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि इन्होंने क्या किया है कि कोई केमिकल कंपाउंड है बायोमोलिक्यूल का और इसको इन्होंने डिकम्पोज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल जब कोई भी लिविंग बॉडी मर जाती है या किसी प्लांट के किसी पार्ट की डिकेइंग हो जाती है, वो गिर जाता है, नीचे आ जाता है, तो ये जो सेप्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और उस लिविंग बॉडी की आफ्टर डेथ और डिकेइंग ये उनके बॉडी के कंपोजिशन को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उन्हें सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद उनका एब्सॉर्प्शन कर लेते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसी तरीके से चलता है। नेक्स्ट आता है बेटा पैरासिटिक एंड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए पैरासाइट जो होते हैं ना, मैं बोलती हूँ इन्हें याद करने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक मुहावरा है कि जिस थाली में ये खाते हैं उसी थाली में ये छेद कर देते हैं। तो पैरासाइट ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक लिविंग होस्ट के अंदर रहते हैं और उस लिविंग होस्ट को मरने नहीं देते। बस ये क्या करते हैं कि उसे मरने नहीं देते, बाकी जो कुछ भी वो न्यूट्रिशन लेता है ये पैरासाइट उस न्यूट्रिशन को लेते रहते हैं। अब ये जो पैरासाइट्स होते हैं बेटा ये दो तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं कि हमारे बॉडी के सरफेस पे पाए जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा जानवरों के कीड़े हो जाते हैं उनके बॉडी के ऊपर, और हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि जू हो जाते हैं हमारे बालों में, ठीक है। तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो दो तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं। उनका हैबिटेट दो तरीके से होता है कि या तो ये बॉडी के सरफेस पे पाए जाएंगे और या फिर ये इनर बॉडी के अंदर पाए जाएंगे, जैसे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक, इसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। स्टमक में तो ये नहीं रह सकते, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पाए जाते हैं। तो बेटा देखो सरफेस के ऊपर जो पाए जाने वाले पैरासाइट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट, ठीक है। ये एक्टोपैरासाइट होते हैं और जो बॉडी सरफेस के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है। इसी तरीके से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि ये बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये भी पैरासाइट्स ही होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, हमें बीमारी कॉज करते हैं, इसीलिए इन्हें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। दोनों ही एक ही बात है, बट जैसे लिविंग बॉडी के ऊपर या अंदर रह रहे हैं तो पैरासाइट्स है, और क्योंकि ये बीमारी भी कॉज करते हैं इसलिए इन्हें हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ तक अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। तो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड आ रही है वो आ रही है हमारी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो है वो क्या कह रही है, ये कह रही है कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं और उसके लिए ये यूज करते हैं वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा यहाँ पर जो ऑटोट्रॉफ है उसका मीनिंग बताया गया है बेटा। देखिए ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि ऑटोट्रॉफिक के अंदर आ गया सेल्फ न्यूट्रिशन। एक ऐसी लिविंग बॉडी, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसने अपने आप को न्यूट्रिशन देने के लिए खुद से ही वो न्यूट्रिशन सिंथेसाइज किया है, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर बेटा आते हैं ग्रीन प्लांट्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक स्लाइड के अंदर एक फोटो डाली हुई है ग्रीन प्लांट्स की, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से लेते हैं, उसके बदले में हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। अच्छा वाटर के लिए ये क्या करते हैं कि ये सॉइल में
जो पानी हमने डाला है उस सॉइल में से पानी को और मिनरल्स को ये बहुत अच्छे तरीके से इनटेक कर लेते हैं। ठीक है, ये वाटर ले लिया और सनलाइट ये सन से ले लेते हैं। तो ये हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं हम यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ध्यान रखना बेटा कि जो क्लोरोफिल होता है वो प्लांट्स के ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है और इसे हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि CO2 और वाटर ले लिया और उससे इन्होंने बना लिया शुगर C6H12O6 जो कि फॉर्मूला है सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज का, और साथ में इन्होंने दी हमें ऑक्सीजन। तो हमारे लिए प्लांट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए प्लांट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसी ऑक्सीजन से एनिमल्स जिंदा रहते हैं। अगर ये ऑक्सीजन हमें ना मिले तो हम मर जाएंगे। इसीलिए प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम रेस्पिरेशन में रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ये उस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसका फिक्सेशन करते हैं, अपना खुद का फूड बनाते हैं और बदले में हमें दे देते हैं ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बेटा, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, हमने यहाँ तक देख लिया है। बट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर वो कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं, वो कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू वो अपना खाना बना रहे हैं? तो उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। देखो यहाँ पर ना इस प्रोसेस के जो नाम है उसके अंदर ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करना यानी कि कुछ बनाना। तो लाइट की प्रेजेंस में ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लाइट की प्रेजेंस में ही अपना खाना बनाते हैं, लाइट की प्रेजेंस में ही अपने फूड की सिंथेसाइजिंग करते हैं। इसीलिए लाइट यानी कि फोटो, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई लिविंग बॉडी, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना रहा है, उसको सिंथेसाइज कर रहा है, तो वो हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहलाती है। सॉरी, ठीक है। अब प्लांट जो है अपने इस प्रोसेस को अपने बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में प्ले करते हैं और इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जहां पर ये इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आती है बेटा लीव्स। दे आर कंसिडर्ड एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो लीव्स होती हैं वो प्लांट की फूड फैक्ट्रीज कही जाती हैं। बिल्कुल कही जाएंगी भाई। देखिए, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल पाया जाता है प्लांट की लीव्स में, और इन्हीं लीव्स की हेल्प से ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। इसीलिए लीव्स को प्लांट की फूड फैक्ट्री नाम दिया गया है। नेक्स्ट आता है बेटा स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं वो प्लांट्स की अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों पे पाए जाते हैं। बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहां पर ये केवल लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि ये एक लीफ है, ये लीफ का अपर सरफेस है जो हमें दिखाई देता है, जो कि चिकना होता है। ये लीफ का लोअर सरफेस है जो कि थोड़ा सा रफ होता है। तो जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं, बट कुछ प्लांट्स में ये अपर सरफेस पर भी पाए जाते हैं। तो हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स आपको नजर आते हैं उनमें स्टोमेटा लोअर सरफेस पे पाया जाता है। अब देखिए, ऊपर की जो लीफ होती है, जो चिकनाहट लीफ के अंदर दिखाई दे रही है बेटा, उसमें क्यूटिकल की लेयर होती है जो कि एक वैक्सी सब्सटेंस की तरह काम करता है, एक वैक्स की लेयर बना लेता है। क्योंकि लीफ का ये वाला जो सरफेस होता है वो पूरी तरीके से एक्सपोज्ड रहता है हमारे सन में, यानी कि हमारे सनलाइट के एक्सपोजर में रहता है और हमारे एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में रहता है। तो अगर सनलाइट इसके ऊपर आएगी और स्टोमेटा अपर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे तो बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। वाटर जो है वेपराइज्ड होकर लॉस हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा, और हमारे प्लांट्स को हमें बार बार पानी देना पड़ेगा। वो वाटर को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, सूख जाएंगे और मर जाएंगे। इसीलिए इनके अंदर मॉडिफिकेशन है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो इनके लोअर एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं। इनकी जो ऊपरी लेयर होती है प्लांट्स में उसे हम एपिडर्मल लेयर कहते हैं, यानी कि एपिडर्मिस की लेयर ये होती है। स्टोमेटा इसी लेयर में बनते हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि स्टोमेटा का जो ओरिजिन है वो एपिडर्मल है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं कि स्टोमेटा का जो
ओरिजिन होता है वो एपिडर्मल होता है, क्योंकि वो एपिडर्मिस की लेयर पर ही बनते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है गैस एक्सचेंज करना। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के अंदर आना है और ऑक्सीजन को बाहर जाना है, तो CO2 को अंदर लेने के लिए और ऑक्सीजन को बाहर जाने के लिए प्लांट्स में ये टाइनी ओपनिंग पाई जाती हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और इन्हीं की हेल्प से गैस एक्सचेंज ये कर लेते हैं। अच्छा, जब वाटर को वेपराइज होकर बाहर जाना होता है बेटा, तब ये वाटर वेपर भी इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू बाहर जाते हैं, जिसे हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं, और इसी को ही वाटर लॉस भी कहा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है दे रखा है, यहाँ पे दे रखी है हेडिंग रूट्स। अच्छा, रूट्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है बेटा, देखो रूट्स, अगर हम बात करें कि रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और सॉइल के अंदर जितना भी वाटर और मिनरल्स होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन ये कर लेती हैं अपने टिश्यूज की हेल्प से, जिन्हें हम जाइलम कहते हैं। और जब ये वाटर और मिनरल्स ऊपर आता है तो प्लांट के हर एक हिस्से में पहुंचकर ये लीव्स तक भी पहुंचता है। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर के यूज से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो इस वाटर और मिनरल्स का यूज करके प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक जो सॉइल और सॉइल के थ्रू जो वाटर और मिनरल्स आ रहा है, प्लांट बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। लीव्स इसे यूज करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं और अपना खाना बना लेती हैं। चलिए, आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कहीं किसी लाइन में आपको डाउट रह जाता है बेटा, तो आप प्लीज मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट आ जाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमें पता है कि प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए करते हैं, अपना फूड को सिंथेसाइज करने के लिए करते हैं, बट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर इन्हें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, कोड में ये क्वेश्चन आता है रॉ मटेरियल के नाम से, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस की। तो बेटा देखिए, फोटोसिंथेसिस को लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारी सनलाइट आती है, जो प्लांट्स तक पहुंचती है, उसे लाइट एनर्जी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो हमारी HV लाइट होती है। तो लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि स्पेशल पिगमेंट्स के थ्रू कैप्चर की जाती है, मोस्ट नोटेबली क्लोरोफिल, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को कैप्चर कर लेता है अपने दो बेस्ट फ्रेंड की हेल्प से। इन दो बेस्ट फ्रेंड के नाम है बेटा कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल जो होते हैं, ये अपना सनलाइट को कैप्चर कर लेते हैं, और कैप्चर करने के बाद उनके अमाउंट को कम करके क्लोरोफिल को दे देते हैं। बेसिकली अगर देखें तो लाइट कैप्चरिंग हमारी क्लोरोफिल कर रही है। इस एनर्जी को यूज करती है ये क्रिएट करने के लिए, क्या क्रिएट करती है, एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, शुगर एंड स्टार्च। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। प्लांट जब खाना बनाते हैं तो वो सिंपल शुगर के फॉर्म में बनाते हैं, दैट इज ग्लूकोज। बट जब वो इस फूड को स्टोर करते हैं तो वो इसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर करते हैं, दैट इज स्टार्च, ठीक है। तो शुगर, जिसमें कि सिंपल शुगर आती है जिसका नाम है ग्लूकोज, ये उस फॉर्म में अपना फूड बना रहे हैं, और स्टार्च के फॉर्म में उसी फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं। तो जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च होता है, बट जो सिंथेसाइज्ड फूड होता है वो ग्लूकोज होता है। आप चाहें तो इसे राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये यूज करते हैं, CO2 को यूज करते हैं, और वाटर को यूज करके शुगर एंड स्टार्च बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगेन एक और फ्लो चार्ट आपके सामने है, रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। तो सबसे पहले मिल जाता है बेटा देखिए सनलाइट, सनलाइट पहुंचता है क्लोरोफिल के पास, फिर वहां पे पिगमेंट आ जाता है। रिक्वायरमेंट किसकी होती है यहाँ पे, पिगमेंट की, और पिगमेंट क्या है हमारा, क्लोरोफिल है। फिर यहाँ पे देखिए कि इन्वायरमेंट जो है हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देता है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया, और इन्होंने फोटोसिंथेसिस करी। फोटोसिंथेसिस करने के बाद ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये सिंथेसाइज कर देते हैं, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, और ग्लूकोज इनका सिंथेसाइज्ड फूड होता है, और इस तरीके से ये अपनी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को परफॉर्म कर लेते हैं। आगे बढ़ जाते बेटा, स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे स्टेप्स देख लेते हैं, बहुत ही इजी से स्टेप्स है, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज और कम थ्योरी के अंदर ये सारी स्लाइड्स तैयार करी हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा लिखना ना पड़े। यहाँ पर इन स्लाइड्स के अंदर ऐसा
कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है एनसीईआरटी का जो कि आपका मिस हुआ हो। तो आपको बहुत ज्यादा कुछ भी लिखना नहीं है, आप इन्हीं स्लाइड्स को अगर याद कर लें, इन स्लाइड्स को अगर आप कॉपी में राइट डाउन कर लें तो भी आपके लिए ये सफिशिएंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है बेटा स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जरा हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला जो यहाँ पे दिखा रखा है वो है हमारा, एक मिनट, तो जो पहला जो स्टेप आ रहा है वो हमारा आ रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। अभी हमने फ्लो चार्ट के अंदर भी इसे देख लिया था। नेक्स्ट आता है बेटा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अच्छा, इस जो ये जो पॉइंट है इसका मीनिंग क्या है? देखिए प्लांट जो है, आपने ये तो देखा कि प्लांट्स क्या करते हैं कि सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं और सनलाइट के एब्जॉर्प्शन के थ्रू वो अपना फूड बनाते हैं। तो जिस सनलाइट का ये एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं उस एनर्जी को हम बोलते हैं लाइट एनर्जी। आपको पता ही है कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम खत्म नहीं कर सकते। तो लाइट एनर्जी से ये अपना फूड बनाते हैं, जो कि इसके अंदर हमारे ग्लूकोज होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, और वो एक तरीके का बायोकेमिकल है। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये वाला, ये यहाँ पर दे रखा है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही यहाँ पर रिलीज होते हैं। जब ये, एक मिनट में आपको यहाँ पर बता देती हूँ करके, ये यहाँ पे बता देती हूँ बेटा, देखिए जो हमारा H2O होता है वो देता है 2 हाइड्रोजन और इसके साथ साथ देता है वो 1 ऑक्सीजन। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से चलती है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का मतलब होता है वाटर का ब्रेक डाउन होना। ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये आयंस के फॉर्म में होते हैं, और ये जो ऑक्सीजन होती है ये बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज हो जाती है। ठीक है, फाइनली रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो यहाँ पे बताया गया है। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये CO2 जो है वो कार्बोहाइड्रेट में बन रहा है, और यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है जिसका नाम है रिडक्शन। इसे रिडक्शन क्यों कहते हैं? अगर आप फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के अंदर देखेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज दे रहे हैं, और साथ में ये दे रहे हैं ऑक्सीजन। तो बेटा देखिए, ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है ये ही C6H12O6 बनाती है। ठीक है, और जो वाटर है वो स्प्लिटिंग कर देता है ऑक्सीजन में। तो जब भी ऐसी प्रोसेस होती है कि आप देख रहे हैं कि वाटर यूज हो रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, और आपको प्रोडक्ट में ऑक्सीजन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से समझ लीजिए कि अगर आपके वाटर यूज हो रहे हैं एज अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रही है कि ऑक्सीजन उस प्रोडक्ट में निकल रही है, तो ये जो प्रोसेस होती है बेटा इसे हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये हमारी रिडक्शन की प्रोसेस कहलाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं जरा हम। नेक्स्ट जो स्लाइड है बेटा उसके अंदर आपको स्टोमेटा यहाँ पे बहुत ही नीट एंड क्लीनली दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो ऊपर वाला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टोमेटा आपको ओपन दिखाई दे रहे हैं, और नीचे वाले डायग्राम के अंदर आपको स्टोमेटा क्लोज दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए स्टोमेटा ओपन होते हैं दिन के टाइम पे क्योंकि इनको गैस एक्सचेंज करना होता है, और रात के टाइम पे जब इन्हें रेस्पिरेशन की प्रोसेस करनी होती है, CO2 निकालनी होती है और ऑक्सीजन लेनी होती है। जी हाँ, रात के टाइम पे हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो हमारी ही तरह रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं, सॉरी ऑक्सीजन को ले लेते हैं और CO2 निकाल लेते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। दिन के टाइम पर जब इन्हें गैस एक्सचेंज करना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना होता है, तब ये अपने स्टोमेटा को यानी कि स्टोमा को ओपन रखते हैं, CO2 को अंदर ले लेते हैं
और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए। तो दोनों डायग्राम में ना एक चीज बहुत ही साफ तरीके से हमें दिखाई दे रही है कि स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ओपन हो जाते हैं और रेस्पायरेशन के टाइम पर क्लोज हो जाते हैं। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या हो सकता है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो चलिए मैं आपको एक अच्छे तरीके से ना ये बता देती हूँ पॉइंट को। क्या होता है कि प्लांट्स के लिए ना कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर रोल प्ले करता है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर CO2 इन्हें ना मिले तो ये C6H12O6 यानी कि शुगर, कार्बोहाइड्रेट जो इनका मेन फूड है, उसे ये बना नहीं पाएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेकडाउन होता है तभी जाकर ग्लूकोज बनता है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सारी रॉ मटेरियल में किसके ब्रेकडाउन या रिडक्शन से ग्लूकोज बनता है? तो आपका आंसर वहां पे CO2 होना चाहिए। ये सिर्फ मैं बोर्ड्स के लिए नहीं बता रही हूँ, बाकी के बच्चे जो अलग अलग तरीके की कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनके अंदर बायोलॉजी का सिलेबस आ रहा है, उन बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेकडाउन होता है तब जाके ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि इनको CO2 की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जब इन्हें CO2 लेना होता है तो ये स्टोमेटा ओपन कर लेते हैं, पर जब उसी CO2 को बाहर निकालने की बारी आती है तब ये स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। ये नहीं चाहते कि ज्यादा अमाउंट में CO2 इनकी बॉडी से बाहर जाए और अगले दिन फिर इन्हें स्ट्रगल करना पड़े। ठीक है, चलिए फटाफट से हम ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन कर लेते हैं। बेटा ये जो डायग्राम आपके सामने है ये एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। प्लास्टिड के अंदर जो हमारा जो सेल ऑर्गेनील होता है, प्लास्टिड सेल के अंदर पाया जाता है, उसमें उसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब देखिए इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना आपको यहाँ पर ये छोटे छोटे से कॉइन जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इन कॉइन्स को हम थाइलेकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम थाइलेकॉइड कहते हैं। ठीक है, और ये इतने सारे कॉइन्स एक पाइल में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक, अच्छा, जो इस क्लोरोप्लास्ट का ये जो फ्लूइड है जो आपको लाइट ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा, यानी कि इनका जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है इसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है बाहर की तरफ और एक इनर मेम्ब्रेन होती है अंदर की तरफ। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। आपने देखा कि लाइट एनर्जी आई और हमारे ये जो थाइलेकॉइड है, जिनके हर एक यूनिट को हम ग्रेना बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? हर एक यूनिट को ग्रेना बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको ये पता रहे। एक मिनट, ये जो हर एक यूनिट होती है बेटा इसे हम बोलते हैं ग्रेना। ठीक है, और अब हम इसको लिख देंगे टेक्स्ट बॉक्स में, और टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा हमारे यहाँ। ठीक है, GRANA, ये है ग्रेना। ठीक है, ठीक है, ये ग्रेना है। मतलब मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये जो पूरा पाइल है, पूरा जो एक कॉइन के ऊपर दो कॉइन, दो दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ये जो कॉइन का जो पाइल है, पाइल जैसा जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है बेटा, ये तो कहलाता है हमारा पूरा का पूरा थाइलेकॉइड। बट इसकी हर एक यूनिट जो होती है ना वो ग्रेना है। सिंगुलर ग्रेनम है, प्लूरल इनको ग्रेना कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये लोग। पता है ये क्या करते हैं कि जब लाइट एनर्जी इनके ऊपर पड़ती है तो ये रिएक्शंस, अ नंबर ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिन्हें हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। और ये लाइट रिएक्शंस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लाइट को कैप्चर करने का काम करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइट को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि लाइट को जब ये कैप्चर करते हैं, लाइट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक एनर्जी करेंसी होती है। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए कि एटीपी यहाँ कहाँ से आ गया, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। बट बेटा मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे थाइलेकॉइड होते हैं ना, थाइलेकॉइड ये जो इनकी
मेम्ब्रेन होती है ना, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन होती है इनकी, यहाँ पर भी एटीपी प्रोडक्शन का काम होता है। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स में दो सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जो एटीपी बना सकते हैं। पहला तो है माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट्स के अंदर जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी अपना खुद का एटीपी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये एटीपी प्रोड्यूस करते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, एटीपी ब्रेक डाउन हो जाता है, ट्राइफॉस्फेट से ये डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जहां पर 3 फॉस्फेट प्रेजेंट थे एटीपी के अंदर, वहां से एक फॉस्फेट निकल जाएगा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और बदले में ये बन जाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अच्छा, इसी तरीके से ये दोबारा भी साइकिल चलाते हैं। ठीक है, जरा इसको मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि ये किस तरीके से चलाते हैं। एक मिनट, देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ इसको। तो एटीपी होता है वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके साथ साथ ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बना लेता है। अच्छा, ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट अगर बन रहा है, ठीक है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगर बन रहा है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि इस डायग्राम के अंदर जो आपको एडीपी दिखाई दे रहा है ये एक साइक्लिक फॉर्म में फॉर्मेशन हो रहा है। एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट टूटेगा तो एड्रोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे, और जब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेंगे तो एटीपी दोबारा से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी एनर्जी करेंसी है और एनर्जी देने के काम आती है। इसी तरीके से हम हमारा देख लेते हैं एनएडीपीएच। एनएडीपीएच जो है बेटा ये हमारा रिड्यूसिंग को एंजाइम्स होते हैं, रिडक्शन में हेल्प करते हैं, इन्हीं की हेल्प से रिडक्शन की प्रोसेस होती है। निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट इनकी फुल फॉर्म होती है, निकोटिनामाइड, निकोटिन अमाइड डाइफॉस्फेट इनकी फुल फॉर्म होती है, और इनमें से हाइड्रोजन निकल जाता है, जो हमारा हाइड्रोजन है वो निकल जाता है, तब ये एनएडीपी प्लस बना लेते हैं। ठीक है, इसकी केमिकल रिएक्शन भी मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ ये किस तरीके से करते हैं। देखिए NADPH जो कि हमें देते हैं NADP, और इसके ऊपर प्लस का साइन होता है यहाँ पर। ठीक है, ये प्लस का साइन होता है। क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है ये रिमूव हो जाता है और इसीलिए इस पर पॉजिटिव वैलेंसी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स ये निकाल देते हैं, दे देते हैं, पॉजिटिव वैलेंसी आने की वजह से NADP प्लस बन जाता है। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और NADPH से NADP प्लस बनता है, और NADP प्लस से NADPH भी बन सकता है। रिड्यूसिंग कोएंजाइम्स हैं, रिडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है तो ये वहां पर यूज आते हैं।